तीन पाँच को सबके हाथों पकड़ लिया। लेकिन फिर जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे परिवार की आंखों में आंसू ला दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना विवेक वर्मा। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और जब इस पर सख्त की दीमक लग जाए तो बड़े से बड़े रिश्ते भी खोखले हो जाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अनकहे बलिदानों की जीती जागती मिसाल है, जो अक्सर हमारे घरों की चार दीवारी के भीतर खामोशी से दिए जाते हैं। यह कहानी है शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले एक साधारण से परिवार की। इस परिवार का मुख्य आधार था माधव। माधव एक बहुत ही जिम्मेदार और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या, उसकी पत्नी संयुक्ता और उसका छोटा भाई अनिरुद्ध थे। माधव और अनिरुद्ध के बीच उम्र का काफी फासला था। अनिरुद्ध के लिए माधव सिर्फ एक बड़ा भाई नहीं, बल्कि एक पिता के समान था। माधव ने ही अनिरुद्ध को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और उसके हर सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। संयुक्ता जब इस घर में ब्याह कर आई थी, तब अनिरुद्ध बहुत छोटा था। संयुक्ता ने कभी भी अनिरुद्ध को देवर की तरह नहीं देखा। उसने हमेशा उसे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। घर में सुख और शांति का वास था, लेकिन नियति को शायद इस परिवार की खुशियां रात नहीं आई। एक मनहूस शाम जब मानव अपने काम से लौट रहा था, एक भयानक दुर्घटना में उसका निधन हो गया। माधव की मौत ने इस हंसते खेलते परिवार को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था। माँ कौशल्या तो मानो पत्थर की हो गई। उनके लिए अपने जवान बेटे की अर्थी देखना दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। और संयुक्ता, उस 28 साल की उम्र में जब दुनिया देखने की उम्र होती है, उसके सिर से सुहाग का साया उठ गया। घर का सारा माहौल मातम में डूब गया। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया और सहानुभूति जताने वाले लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अब इस घर में सिर्फ एक खामोशी और भविष्य की चिंता बची थी। अनिरुद्ध, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश कर रहा था, उसके कंधों पर अचानक से पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। उसने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार एक छोटी सी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन उस मामूली से तनख्वाह में घर चलाना, माँ की दवाएं का खर्च उठाना और बाकी जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कौशल्या जी का स्वास्थ्य माधव के जाने के बाद से लगातार गिरता जा रहा था। उनके हृदय में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि जल्द ही उनकी शल्यचिकित्सा ऑपरेशन नहीं की गई तो उनके प्राणों को भारी संकट हो सकता है। इस चिकित्सा के लिए लगभग 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी। अनिरुद्ध के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। वह हर रोज रात को अपने कमरे में छिपकर रोता था। दूसरी तरफ संयुक्ता ने अपने दुखों को अपने भीतर ही कहीं दफना दिया था। वह एक मशीन की तरफ दौड़ती, घर का सारा काम करती, रूखा सूखा जो भी बनता सबको खिलाती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। उसने कभी किसी से अपनी कोई जरूरत नहीं बताई। लेकिन कुछ दिनों से अनिरुद्ध के मन में एक अजीब सी उलझन जन्म ले रही थी। मोहल्ले की दूर के रिश्तेदार विमला ताई अक्सर उनके घर आती रहती। विमला ताई की आदत थी दूसरों के घरों में आग लगाने की। एक दिन जब अनिरुद्ध काम से लौट रहा था, तो विमला ताई ने उसे रास्ते में रोक लिया और बातों ही बातों में कहा, बेटा अनिरुद्ध, माना कि तू दिन भर मेहनत करता है, पर घर की चीजों पर ही मेरा नजर रखा कर। आजकल मेरी मामी का रंग रंग कुछ बदला बदला सकता है। मैंने सुना है कि उसके मायके वाले कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे घर का राशन और पैसा छुप छुप कर वहां जा रहा हो। अनिरुद्ध ने उस समय तो विमला ताई को बड़ा कड़ा जवाब देकर वहां से भेज दिया। लेकिन सबका एक छोटा सा बीज उसके मन में बोया जा चुका था। अनिरुद्ध ने ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि घर में राशन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। वह जो चीनी, घी और आटा महीने भर के लिए लाता था, वह बीज बीज में ही खत्म होने लगा था। भोजन करते समय तो उसने गौर किया कि संयुक्ता की थाली में अक्सर सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार ही होता था। अनिरुद्ध ने एक दिन पूछ ही लिया, भाभी आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही हैं? और घर का राशन भी इस बार बहुत जल्दी खत्म हो गया है। संयुक्त ने मेरे शुरुआती वृद्धि में स्वयं उत्तर दिया, मुझे आजकल भूख कम लगती है मेरे को। और वो इस बार शायद दाल और आटा थोड़ा कम ही आया था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। तो चिंता मत कर, मैं चला लूंगी। अनिरुद्ध चुप हो गया। लेकिन इसका मन अशांत था। फिर एक रात वह घटना घटी जिसने अनिरुद्ध के सबको और गहरा कर दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। अनिरुद्ध को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए उठा।
अचानक उसे रसोई घर की तरफ से कुछ धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बर्तनों के साथ काम कर रहा हो या सिर्फ भट्टे पर कुछ पीस रहा हो। अनिरुद्ध दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि रसोई का दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजे की दरारों से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना, कोई लगातार काम कर रहा था। अनिरुद्ध तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बिगला टाइप की बातें याद आने लगी। वो वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध ने समीक्षा के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी उंगलियों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे वह जल गई। अनिरुद्ध ने पूछा, भाभी आपकी उंगलियों को क्या हुआ और आपकी आंखें थी लाल क्यों है? संयुक्ता ने जल्दी से अपने हाथ साड़ी के पल्लू में छुपा लिए और बोली, कुछ नहीं अनिरुद्ध, वह कल रात को गर्म बर्तन पकड़ लिया था, उसी से जल गया और नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई, बस इसलिए आंखें लाल है। अनिरुद्ध को अब यकीन हो चला था कि कुछ तो ऐसा है जो इससे छुपाया जा रहा है। लगातार 3 रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात ठीक 1 बजे के बाद रसोई से बड़ी आवाजें आती। अनिरुद्ध का सर अब गुस्से में बदल रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी भाभी सच में घर का राशन और घी चुरा कर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहती है। उसे लगा कि शायद वो अपने मायके वालों के लिए कुछ बनाकर भेज रही है। और चौथी रात अनिरुद्ध ने ठान लिया कि आज वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। उसने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही रात का 1 बजा, उसे फिर से संयुक्ता की कदमों की आहट सुनाई दी। संयुक्ता धीरे धीरे चलकर रसोई में गई और दरवाजा हल्का से सटा दिया। आज उसने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया था। अनिरुद्ध बिस्तर से उठा, उसका खून खौल रहा था। उसने सोचा कि आज वह अपनी भाभी को के हाथों पकड़ेगा और पूछेगा कि आखिर वह इस घर के साथ ऐसा धोखा क्यों कर रही है। वो दबे पांव रसोई के दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी सांसें रोक ली और दरवाजे के दरार से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा गुस्सा, सारा सब एक पल में आंसुओं में बह गया। रसोई के फर्श पर एक पुरानी सी दरी बिछी हुई थी। उस पर कई सारे बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे। संयुक्ता चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हे की आंच में उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। वह एक बड़ी सी कढ़ाई में गोंद, मेवे और जड़ी बूटियों को भून रही थी। उसके बगल में कई दर्जन छोटे छोटे डिब्बे रखे थे, जिन्हें वह पूरी सावधानी से पैक कर रही थी। उसकी उंगलियों में गर्म चाशनी के गिरने से पड़े छाले साफ नजर आ रहे थे, जिनसे हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। फिर भी वह बिना रुके, बिना थके लगातार काम किए जा रही थी। अनिरुद्ध अब खुद को रोक नहीं सका। उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर संयुक्ता बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से गर्म कलछी छूटकर नीचे गिर गई। उसने घबराहट में जल्दी से उन डिब्बों को छुपाने की कोशिश की। अनिरुद्ध भारी कदमों से अंदर आया। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रुंधे हुए गले से पूछा, भाभी, ये सब क्या है? अब इतनी रात को ये क्या कर रही है और ये आपकी आंखों में छाले? संयुक्ता की नजरें झुका ली और कांपते हुए सर पे कहा, अनिरुद्ध, तू यहाँ क्यों आ गया? जा जाकर सो जा, कुछ नहीं है, मैं बस। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर एक डिब्बा उठाया। उस पर बजाज के एक बहुत बड़े वैद्य की दुकान का नाम लिखा था। अनिरुद्ध ने चीखते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलिए भाभी, मैं कई रातों से देख रहा हूँ आप घर का राशन बचाकर अपनी नींद खराब करके जड़ी बूटियों वाले लड्डू बना रही हैं। क्यों, किसके लिए? संयुक्ता अब और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह फर्श पर बैठ गई और सिसकते हुए बोली, माँ जी की शल्य चिकित्सा के लिए अनिरुद्ध, चिकित्सक ने कहा है कि अगर अगले महीने तक उनका इलाज नहीं हुआ तो हम तुझे खो देंगे। तेरी छोटी सी नौकरी से घर का खर्च ही मुश्किल पर चलता है। तू दिन रात इतनी मेहनत करता है, मैं नहीं चाहती कि तुझ पर 2 लाख रुपए का और बोझ पड़े। अनिरुद्ध वहीं सुनकर खड़ा रह गया। संयुक्ता अपनी बात कर रही थी, इस तरह के बड़े वैद्य जी को इन खास तरह के वोट के लड्डुओं की बहुत जरूरत होती है। मैंने उनसे काम मांग लिया, वे कच्चा माल दे जाते हैं और मैं रात में छुप कर इन्हें तैयार करती हूँ ताकि सुबह होने से पहले वे आकर इन्हें ले जा सके। हर एक डिब्बे के बदले मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। मैंने अब तक 50,000 रुपए जोड़ लिए हैं। बस कुछ दिन और अनिरुद्ध, फिर माँ जी का इलाज हो जाएगा। अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर ठोक दिया हो। जिस भाभी को वह चोर समझ रहा था, जिस पर वह अपनी माँ की बीमारी का पैसा हड़पने का शक कर रहा था, वह रात के अंधेरे में अपनी नींद, अपना सुख, अपना स्वास्थ्य सब कुछ दांव पर लगाकर इस घर की रक्षा कर रही थी। वह अपने जले हुए हाथों से इस परिवार के बिखरे हुए धागों को समेटने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध घुटनों के बल जमीन पर दौड़ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना नीच हूँ, लोगों की बातों में आकर मैंने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया था। मैं ये भूल गया था कि मेरे भैया आपको इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे। आपने तो खुद को इस घर की आग में मिला दिया और मैं अंधा हो गया था। अनिरुद्ध ने अपना सिर संयुक्ता के पैरों में रख दिया। संयुक्ता ने जल्दी से अपने जले हुए हाथों से अनिरुद्ध को उठाया और उसे गले से लगा दिया।
और रोते हुए बोली, पागल हो गया है क्या तू मेरा ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा है। हाँ, अगर अपने घर के लिए जान गई है तो इसमें कैसा बलिदान, मुझे कोई दुःख नहीं है वृद्ध, बस तू मेरे साथ खड़ा रहे, हम मिलकर भाभी को बचा लेंगे। उस रात रसोई में कोई काम नहीं हुआ, उस रात सिर्फ 2 टूटे हुए दिल आपस में जुड़ रहे थे। अनिरुद्ध ने उसी वक़्त कसम खाई कि वह अपनी भाभी को अब कभी इस तरह अकेले संघर्ष नहीं करने देगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर के अंदर में पड़ी तो अनिरुद्ध ने माँ को संध्या को सब कुछ सच बता दिया, और संध्या जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे लड़खड़ाते कदमों से संयुक्ता के कमरे में गई और उसे छाती से लगा दिया। बस संध्या जी ने रोते हुए कहा, तू मेरी बहू नहीं है रे, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। माधव के जाने के बाद मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ छीन गया, लेकिन तूने तो साबित कर दिया कि जब तक तू इस घर में है, इस घर की नींव कोई नहीं हिला सकता। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध ने अपने काम के साथ साथ अपनी भाभी को उस काम में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब संयुक्ता को रात भर जागने की जरूरत नहीं थी। दोनों मिलकर दिन में काम करते। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने पूरे पैसे जोड़ लिए और फसल गाड़ी का इलाज सफलतापूर्वक हो गया। देखते ही देखते संयुक्ता के हाथ से बने हुए पौष्टिक लड्डुओं की मांग पूरे शहर में बढ़ गई। उनका एक छोटा सा प्रयास अच्छे खासे व्यापार में बदल गया। जिस बिमलाताई ने घर में आग लगाने की कोशिश की थी, आज वही बिमलाताई पूरे मोहल्ले में संयुक्ता की तारीफें करते नहीं थकती थी। दोस्तों, रिश्ते सच से नहीं, विश्वास और त्याग से चलते हैं। आज आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।